Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. Director of D-Decor, has been instrumental in growing family business into an international brand. With his vision, the company has achieved leadership position in the international and domestic markets and is currently the world's largest manufacturer of cottons and upholstery fabrics. D-Decor exports furnishing fabrics to over 65 plus countries across the world, and under his leadership, the group revenue has grown from $5 million in 1998 to over $350 million in 2024. D-Decor caters to various product categories such as curtains, upholstery, made-ups, bedding, and wallpaper. Mr. Ajay has changed the landscape of the home textile industry in India by bringing transformation in distribution, supply chain, and stock keeping in retail front, which have now become industry practices. As a pioneering move in industry, D-Decor has successfully launched various digital assets that cater to both the trade as well as the end consumer. From computer-aided design and manufacturing to enhancing the in-store experience, digital is at the heart of D-Decor. Okay. Namaste. Everybody prefers Hindi, तो मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ. Yes, Hindi is better. Okay, thank you. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रण करने के लिए और D-Decor को ये सम्मान देने के लिए. गुजरात मेरे लिए एक तरफ से कर्म भूमि है. मैंने अपना कैरियर सूरत में शुरू किया एंड पहली फैक्ट्री जिस पे मुझे काम पे लगाया गया वो सूरत, और मैंने 5 साल सूरत में पहले काम किया और सब कुछ इसी धरती से सीखा है. सो आई एम रियली हैप्पी कि प्रियेश भाई और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुझे आज अपनी कहानी बताने के लिए आप लोगों के साथ बुलाया है. तो प्रियेश भाई ने मुझे कहा था कि D-Decor की स्टोरी बताएं, तो मैं प्रेजेंटेशन ख़त्म करके अपने शब्दों में अपनी कहानी बताऊंगा. और आई होप कि जितना कीमती समय आप लोगों ने आपका आज मुझे दिया है उस समय का आप लोगों को लाभ होगा. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस कहानी से थोड़ा लाभ होगा, क्योंकि यहाँ बैठे हुए बहुत सारे टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर इस देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे. और देश इस इंडस्ट्री पे काफ़ी निर्भर है, बिकॉज़ हमारे देश के पास सब कुछ है, पर एक चैलेंज है कि हम करोड़ों लोगों को नौकरियां कैसे देंगे. और इस इंडस्ट्री का उस योगदान में एक नंबर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी. जब मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो पहले कुछ प्रेजेंटेशन ख़त्म कर लेते हैं और फिर मैं कहानी शुरू करता हूँ. सो विल रन थ्रू द प्रेजेंटेशन. दिस इज़ द क्लिकर. आई विल बी क्विक. प्रियेश भाई, यू वांट मी टू फिनिश इन हाउ मच टाइम, प्लीज़ बताइए. ओके, ऑल राइट. सो आई पेस माई सेल्फ अकॉर्डिंगली. ये D-Decor की जर्नी है. 5 नवंबर 1999 को कंपनी ने पहला मीटर कपड़ा शुरू किया. उससे पहले वी वर इन अपैरल बिजनेस. हम ड्रेस मटेरियल बना रहे थे. इस साल वी विल फिनिश 25 years, so it's a young company. And through this journey in 2023, we've launched a new brand in India called Fabricare. So that's the last part. We have been recognized as the world's largest manufacturer of woven upholstery and curtain. So that's something I'm proud of for the country and for our team. And I think some of the things mentioned over here were there in the video, but I'll still keep the slides so that people can, आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं. आज हमारे पास 4000 लोग हैं. इस स्लाइड जब बनी थी जब शायद 3000 थे. This is the breakup of our business.
This shows sustainability and digital. D-Decor does not use any coal in its production. It's already coal free. Some CSR activities. I think जो लोग इस ऑडियंस में बैठे हैं और किसी ने भी अगर जी D-Decor का कपड़ा खरीदा है जाकर के दुकान पे, तो शायद उनको ये अनुभव हुआ होगा कि दुकानदार के पास कोई स्टॉक नहीं है और 16,000 डिफरेंट ऑप्शंस इमीडिएटली अवेलेबल है एट 1000 आउटलेट्स, ऑल ऑफ विच के पीछे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दुकानदार जाकर के स्टॉक चेक कर सकता है, ऑर्डर ले सकता है. ये D-Decor ने 2010 में किया था, बिफोर द ब्रांड लॉन्च. एंड दिस हैज़ बीन वेरी बेनिफिशियल. दुकानदार के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ बिकॉज उसको ना कपड़ा चुनना है, ना रिस्क लेना है स्टॉक में, और कभी उसका पैसा डेड स्टॉक में नहीं फंसता है. एंड कंज्यूमर के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये हुआ कि उनके पास वैरायटी की कोई कमी नहीं है. D-Decor ने हमेशा ये समझा है कि इंडिया में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितनी भी औरतें हैं जो अपना घर सजाती हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि उनको कौन सा स्टाइल चाहिए. तो वी हैव जस्ट स्पॉइल्ड देम विद चॉइस, और कुछ नहीं किया है. सो दैट्स वाई 16,000 ऑप्शंस. एंड वी मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी. उसके उन ऑप्शंस का स्टॉक रखना, स्टॉक को मैन्युफैक्चर करके वेयर हाउस को रीफिल करना, दैट्स द रियल चैलेंज जो कि हमने टैकल किया है. एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट दैट. सो डिजिटल प्लेटफॉर्म के पीछे देर आर रोबोटिक वेयर हाउसेज वेयर ऑल द स्टॉक इज देयर, एंड उसको कट करके वी शिप इट एंड वी डू दिस इन 48 आवर्स. We have all the SKUs digitized. हम लोग कपड़ा कैसे लगेगा घर में, आफ्टर आप अपने घर में लगाएंगे तो वो रेंडरिंग करके वो दिखा भी रहे हैं. That's also something we have digitized. So this is actually a digital room. This shows the quality of the rendering. So this is the new brand that we have launched, Fabricare. आप लोगों में से किसी ने अगर जो एड्स देखी होंगी तो Fabricare by D-Decor is a performance brand which shows के it's beauty with brains. कपड़ा लगने के बाद घर पे ख़राब नहीं होना चाहिए, एंड उसको कंज्यूमर जिस तरीके से कैजुअली यूज़ करे, you can use it and it will withstand stains, marks, light, all of that. So it's a performance brand from D-Decor. That's Fabricare. Again, everything is environment friendly. So this is about the green range. These are the outdoor range जो D-Decor ने launch किया है, and these are the awards. So that's it, and I'll stop with the presentation. I try my best to keep the story simple and to keep it such that nobody is looking at their phones. So I think after a long day of speeches वो जरूरी है. So I have some talking points which I'll pull up. So that my, yeah, sure. You can hear me? आप सुन सकते हैं? Yeah? Okay. So just bear with me while I start. So मेरे लिए सबसे अच्छी बात बताना ये है कि मैं पैदा ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुआ था. My family was in the textile business. तो मेरे लिए टेक्सटाइल मैंने चुना नहीं, टेक्सटाइल ने मुझे चुना. I was born in a textile family. My grandfather was printing handkerchiefs. Okay. Okay. ये mic. Okay. All right. Both mic have changed. Okay. So एक ही काम मैंने अच्छा किया है जिसके लिए I think I feel very proud. जब पढ़ाई करने का टाइम आया और मैंने अपने फादर को पूछा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई भी टेक्निकल नहीं है, तो अगर जी आप टेक्निकल पढ़ोगे तो आगे चल के फ़ायदा होगा. आई एम वेरी प्राउड कि मैंने उनकी बात मानी. सो आई स्टार्ट माई स्टोरी विद सेइंग दैट आई वॉज ब्लेस्ड. मैंने इंडिया में 4 साल VGTI में BTech पढ़ा, एंड दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन माई जर्नी. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज टेल व्हेन समबडी आस्क्स माई स्टोरी. पहले 5 साल मैं लेडीज़ वेयर सूरत में फैक्ट्री में, जैसे मैंने बताया, मैं कपड़ा बना रहा था, एंड बहुत सक्सेस मिला. इट वेंट अप लाइक अ रॉकेट. जकार्ड का लेडीज़ वेयर जो सिल्क की साड़ीज़ वगैरह बहुत महंगी बिकती हैं, उनका कॉपी पॉलिएस्टर में
for the middle class, higher middle class population who cannot afford very expensive silk fabric. वहाँ से मैंने शुरू किया एंड बहुत शादियों में, पार्टियों में पहनने के लिए जकार्ड का कपड़ा चलना शुरू हुआ. 5 साल के बाद पूरा फैशन चेंज हो गया, किसी को वो कपड़ा नहीं चाहिए था और तब मैं फैमिली बिजनेस में 100 आदमी की टीम लेकर के वो कपड़ा बना रहा था और मुझे बोला गया कि आप प्लीज़ अब ये डिवीज़न बंद कर दो. सो द सेकेंड थिंग विच आई थिंक आई टेक क्रेडिट फॉर, एंड इसके बाद मैं कोई क्रेडिट नहीं लूँगा ये 2 के बाद, दैट मैंने बंद नहीं किया. सो आई डिसाइडेड कि अगर जे इनको ये कपड़ा नहीं चाहिए तो हम अपनी मशीनों पे अपनी टीम के साथ कुछ दूसरा कपड़ा बनाएंगे. माई मशीन्स वॉज साउथ कोरियन और कोरियन मशीनरी जब मैं ख़रीदने जाता था तो वहाँ पर कर्टन बन रहे थे. तो मजबूरी में मैंने कर्टन बनाना शुरू किया, एब्सोल्युटली फॉर सर्वाइवल. तो डी डेकोर का बर्थ कोई विजनरी या कोई विजन से नहीं पैदा हुआ, एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे चेंज करके एक नया सॉफ्टवेयर चालू करके हुआ. एब्सोल्यूट ऐसे टाइम पे हुआ जब मुझे बोला गया था कि आप बंद कर दो. बट अगेन उस कठिनाई के बाद वी गॉट लॉट्स ऑफ सक्सेस. मैंने ये डिसाइड किया कि अब हम कभी एक टांग पे खड़े नहीं होंगे क्योंकि एक टांग कभी भी टूट सकती है. सो वी डिसाइडेड कि हम एक्सपोर्ट का काम इमीडिएटली शुरू करेंगे ताकि हम 2 टांग पे हों. सो 1995 के अंदर मैं जर्मनी गया. मेरा कोई दोस्त था जिसने मुझे हाइनटेक्स एग्जीबिशन के बारे में बताया और उस एग्जीबिशन में मैंने ये जाना कि इतनी बड़ी दुनिया है होम टेक्सटाइल की, इतने सारे कस्टमर, इतने सारे प्रोडक्ट्स, और मुझे लगा कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी नहीं है. सो 1995 से 2005 डी डेकोर ने ये कोशिश की कि हम मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी सुधारें. तो हमने पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्लेटफॉर्म लगाया. दैट्स द फर्स्ट 10 years. ओके, मुझे लगता है एको आएगा अगर जब मैं बहुत करीब लूँगा. या सो आई नीड टू कीप इट एट द परफेक्ट डिस्टेंस. ओके, सो तो मेरे लिए 1995 January was the birth in the mind of actually trying to make curtain and upholstery fabric. जब मैं जर्मनी में 4 दिन के एग्जीबिशन को देखा तो मैंने कहा कि मैं इंडिया वापस नहीं जाऊंगा 3 महीना. तो 3 months मैं यूरोप में था देखने के लिए कि यहाँ पर ये कपड़ा कैसे बन रहा है. एंड उस समय दुनिया में इस क्षेत्र में कोई चाइना की बात नहीं करता था. तो हमारे लिए काफ़ी एक आसान सा सवाल था कि यदि आप ये ही कपड़ा जो यूरोपियंस बना सकते हैं तो काफ़ी बड़ी मार्केट अवेलेबल है. पर वो बनाना क्वालिटी बहुत मुश्किल था अनलेस आपके पास मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी हो. यूरोप के अंदर जो सिस्टम से टेक्सटाइल ऑर्गेनाइज्ड है, इटली वगैरह इन कंट्रीज़ में, एक आदमी एक काम करता है, उसका स्पेशलिस्ट है एंड टेक्सटाइल का क्लस्टर है और उस क्लस्टर की एक्सीलेंस के ऊपर पूरा प्रोडक्ट इतना एक्सीलेंट बनता है. हमारे यहाँ पर ये क्लस्टर नहीं था, इसलिए डी डेकोर को सारा ये जो आपने वीडियो में देखा ये सारी एक्टिविटी खुद लगानी पड़ी. यार्न प्रोसेसिंग, वीविंग एंड फैब्रिक फिनिशिंग. सो एक एक करके हमने वो लगाया. हमेशा 10 साल में यही प्रॉब्लम थी कि हमारी कैपेसिटी छोटी है, हमारे पास कम पैसे हैं और मशीनें हम महंगी लगाना चाहते थे बिकॉज उन मशीनों के बगैर हमें नहीं लगता था कि वो सेम कपड़ा बनेगा. तो सबसे बड़ी कठिनाई, पहली चैलेंज वही थी. बट दूसरे बाजू कोई चैलेंज नहीं थी. एक बार आपने कपड़ा बना दिया तो कोई चैलेंज नहीं. कपड़े की डिमांड थी, कपड़े की प्राइस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चाइना का कोई कंपटीशन नहीं था. एंड जहाँ से हमने शुरू किया 1995 से लेके 2005 तक, आई थिंक दुनिया में ये कोटा वगैरह का भी सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं था. उसके बाद 2005 के बाद 10 years हो गए, कंपनी काफ़ी बड़ी हो गई. आई थिंक नेक्स्ट चैलेंज मेरे लिए ये था कि वी नीडेड टू हैव अ मच मोर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो कंपनी को ऑर्गेनाइज करना वो अगला चैलेंज आया. उस चैलेंज के लिए पीछे का बैक एंड, HR, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, ये तीनों प्लेटफॉर्म को हमने एक लेवल का थोड़ा सा अटेंशन दिया. 2008 तक मेरे दिमाग में ये था कि जो लोग ख़राब कपड़ा बनाते हैं उनके पास सेल्स टीम होती है. मेरे पास एक भी सेल्समैन नहीं था टिल 2008 क्योंकि हम कभी सप्लाई नहीं कर पाए. हमारी कैपेसिटी छोटी थी, डिमांड अच्छी थी.
2008 में अमेरिका में रिसेशन आया एंड एक नसीब की बात है या लक की बात है वापस से कि उससे 3 महीने पहले मैंने एक बिज़नेस स्कूल हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल की क्लास में जो हैदराबाद में हुई सिर्फ एक हफ्ते के लिए एक बिल्डिंग अ ग्लोबल एंटरप्राइज इन इंडिया ये क्लास अटेंड की। उस क्लास के अंदर 2 टाइप के विषय पे चर्चा हो रही थी। एक विषय तो ये था कि यदि कोई इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए, और दूसरा यदि कोई बाहर मल्टीनेशनल प्लेयर अगर जो इंडिया की मार्केट के अंदर आना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए। इसके ऊपर 5 दिन चर्चा हुई। मैं उन क्लासेस को अटेंड कर रहा था। आई मस्ट हैव नॉट बीन वेरी इम्प्रेस्ड विद द क्लास, एक्सेप्ट एक सेशन ऐसा चला कि यदि आप एक्सपोर्ट करते हो और आप इंडिया में कपड़ा नहीं बेच रहे हो, आप ऐसा एक विषय टीचर ने लिया और उसने कहा तो फिर शायद आपका वो प्रोडक्ट जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो शायद इंडिया में कोई कंज्यूम नहीं करता है, आपका प्रोडक्ट अलग है, या तो फिर आपको ये लगता है कि एक्सपोर्ट इज़ लेस कॉम्पिटिटिव। तो शाम को मैंने सोचा कि अब समय आ गया कि हमें इंडिया के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद रिसेशन आया। पर 2008 में अबाउट 4 महीने पहले हमने डोमेस्टिक मार्केट की तरफ ध्यान करना शुरू किया। 2010 में डी डेकोर का ब्रांड लॉन्च हुआ। उससे पहले सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि दुकानदार हमारा कपड़ा क्यों हमारे नाम से बेचेगा, क्योंकि इस सेक्टर में कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं था। बेडशीट में बॉम्बे डाइंग था, रिलायंस ने हारमनी के नाम से फर्निशिंग में थोड़ा सा काम किया था, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ब्रांड नहीं था। सो जो लोकल दुकानदार था वही उस शहर का ब्रांड था, और वो अपना नाम छोड़ के दूसरे के नाम से कपड़ा क्यों बेचेगा। तो हमने ये जो एक्सपोर्ट के अंदर 12 साल के अंदर जो सीखा वो हमने यही सीखा कि जो आदमी का नाम कपड़े के ऊपर है उस आदमी के पास काफ़ी इंडिपेंडेंस या पावर बाद में आती है कि वो कंज्यूमर को वो चीज़ दे सकता है जो उसे पसंद है, वो प्राइस में उसे बेच सकता है जो उसे सही लगती है, और उसे किसी और की रूल बुक के हिसाब से नहीं चलना पड़ता है। हमने ये देखा जो ब्रांड्स को हम एक्सपोर्ट में कपड़ा बेच रहे थे, और इतना ही अच्छा आइडिया वहाँ से आया कि इस कंट्री में हमें वही काम करना चाहिए जो ब्रांड्स अपनी कंट्री में कर रहे हैं जहाँ पे हम बेच रहे हैं। तो हमने डोमेस्टिक में अपना कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले डिस्ट्रीब्यूट करके रिटेलर को ये ऑप्शन दिया कि आप स्टॉक मत रखो। वहाँ से रिटेलर ने हमारे कपड़े को एंट्री दी, और कुछ लोग ये सैम्पल्स जो आपने देखे वीडियो में जो डी डेकोर सिर्फ सैम्पल से कपड़ा बेच रहे हैं, उन सैम्पल्स के ऊपर रिटेलर टेप मार के अपना नाम डालता था और हमारा नाम नहीं दिखाता था। जैसे ही 2 महीने में ऐड हमारी रिलीज़ हुई, जब हमने एडवर्टाइजिंग स्टार्ट किया तो सब ने वो सारे स्टिकर निकाल दिए एंड ये कपड़ा डी डेकोर का ही है ऐसा करके हर रिटेलर ने दिखाना शुरू किया। ब्रांड का जो सक्सेस मिला जिसके कारण से शायद आज मुझे यहाँ बुलाया गया है, वो मेरे हिसाब से हमारी थॉट से भी ज़्यादा था। आई थिंक 8 साल तक तो मैंने यही सुना है, शायद आज भी सुनता हूँ कि ये शाहरुख खान की कंपनी है। उस चीज़ से मुझे कभी कोई संकोच नहीं हुआ, बिकॉज जो लोग मार्केटिंग करते हैं उनको ये पता है कि यदि कोई मैसेज कन्वे करना है तो उसको कन्वे किया जा सकता है। यदि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये उसकी कंपनी नहीं है, प्रेश भाई की कंपनी है, तो इनकी फ़ोटो छाप सकता हूँ। सो उस चीज़ से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट आई थिंक बहुत सारी गलतियां हमने इंडिया में की जिसको आज भी हम सुधार रहे हैं। बट एक लेवल का क्रेडिट मैं अपनी टीम को दूंगा कि हमारे जितना अच्छा काम इस क्षेत्र में किसी ने नहीं किया। नो ब्रांड चैलेंज्ड अस। हमने मैटर को कॉम्प्लिकेटेड रखा, इट्स ओरिएंटेड विथ लॉट्स ऑफ डिज़ाइन वर्क। सो ये इस स्टोरी के बाद आई थिंक एक और ज़रूरी बात बताना ये है कि अब लास्ट 10 साल से एक्सपोर्ट में ऐसी कोई मीटिंग नहीं होती जिसमें चाइना का नाम नहीं आता है। और मुझे जितनी भी टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया गया है, मैंने हमेशा ये कहा है कि यदि हम चाइना के साथ लड़ेंगे तो हम हारेंगे,
पर यदि हम चाइना को छोड़ के बाकी के सेक्टर के लिए लड़ेंगे तो हम पक्का जीतेंगे, बिकॉज या ये मेरे लिए बहुत सिंपल थॉट है। मैं हमेशा ये कहता था और मैं टेक्सटाइल सेक्टर को ये ज़रूर कहूँगा, खास करके क्योंकि मुझे आज अपनी थिंकिंग बताने के लिए कहा है, फिर हर आदमी इस रूम में समझदार है, पर मैं अपना थॉट बता रहा हूँ कि कोई भी मार्केट है उसके अंदर 50% ऑफ द वॉल्यूम अगर ये चाइना लेके जा रहा है, 50%, 60%, 70%, तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि उसमें प्रॉफिट का कितना परसेंटेज वो लेके जा रहे हैं। मार्केट का जो प्रॉफिट पूल है उसका बहुत कम परसेंटेज चाइना ले रहा है, एंड बाकी की कंट्रीज़ जो दुनिया में है वो लोग डिज़ाइन या ब्रांड या सप्लाई चेन या स्मॉल क्वांटिटीज़ या फास्टर डिलीवरी के माध्यम से काफ़ी अच्छा एरिया ओपन है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति इस तरीके से बनानी चाहिए कि उस सेक्टर में हम खेलें। और मैं खास करके ये इंडिया को कहूँगा क्योंकि इंडिया के पास इंग्लिश का एक एडवांटेज है। जो भी आदमी एक नॉलेज बेस्ड कंपटीशन कर रहा है उसको इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्सपोर्ट में, एंड इसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। हमारी फैक्ट्री में पैकिंग इंचार्ज को यदि क्वालिटी कंप्लेन आती है तो कस्टमर से जो ईमेल आती है वो इंग्लिश में फर्स्ट क्लास खुद पढ़ लेता है, एंड उसको वो बात उसके जहन में आ जाती है और उससे वो प्रॉब्लम चली जाती है। चाइनीज़ एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट किलोमीटर में बना सकते हैं, हम लोग बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स, जैसे अब आज हमने यहाँ पे फैशन शो देखा, हमने 16 डिफरेंट ब्यूटीफुल डिज़ाइंस देखे। अगर जे सारी 16 मॉडल्स ने 16 प्लेन फैब्रिक एक ही क्वालिटी का पहना होता तो कोई ताली नहीं बजती थी आज। सो आई थिंक वो एक झलक है कि टेक्सटाइल दो टाइप का टेक्सटाइल है, देयर इज़ अ कमोडिटी एंड देयर इज़ अ डिफरेंशिएटेड टेक्सटाइल। और अगर जे आप कभी अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग जाएंगे तो शायद आपको टेक्सटाइल समझ आएगा। दैट इज़ माई अदर थॉट कि मैं हमेशा अपनी वाइफ के साथ टेक्सटाइल शॉपिंग जाता हूँ। वो मेरे लिए एक रिविजन कोर्स है कि एक्चुअली कंज्यूमर किस चीज़ को आगे रख कर के टेक्सटाइल चला रहा है। एंड मेरे लिए हमेशा ये लर्निंग आई है कि रिटेलर, होलसेलर, मिडिल मैन जो है वो हमेशा प्राइस की ओर तवज्जो देता है, हमेशा कहता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लेडी जो है वो डिज़ाइन, कलर, फैब्रिक का टच, हमेशा उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देती। एंड वहीं से मैटर क्लियर हो जाता है कि आगे टेक्सटाइल में आदमी को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, एंड इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड आई थिंक डी डेकोर ने यही रास्ता चुना हुआ है, क्लियर फोकस कि इट्स नॉट अबाउट द प्राइस, इट्स अबाउट द वैल्यू। मैं नहीं कहता कि प्राइस मायने नहीं रखता है, बेसिक इकोनॉमिक्स हर चीज़ में काम आता है कि अगर जो प्राइस ऊपर जाती है तो मार्केट छोटी हो जाती है। बट आई थिंक इंडिया इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। आई थिंक प्रियेश भाई मुझे पूछें उससे पहले मैं बता दूं, मुझे गवर्नमेंट से कोई बैसाखी नहीं चाहिए फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। या आई थिंक हमारे देश में टेक्सटाइल का, मुझे अभी गांधी जी का चरखा दिया, मेरा दिल खुश हो गया। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक गांधी जी ने सिखाया दैट वी नो हाउ टू मेक टेक्सटाइल, एंड हम खुद बना सकते हैं, खुद बुन सकते हैं, हमारे पास सारे फाइबर्स हैं, बहुत अच्छे कैपेसिटीज़ ऑफ पॉलिएस्टर है। एंड आई डोंट थिंक 3% के पीछे लड़ाई एक्सपोर्ट में कोई भी जीत सकता है, बिकॉज वो 3% एक्सचेंज रेट से रात को चेंज हो जाता है, 3 महीने में चेंज हो जाए। कौन सस्ता है कौन महंगा है उसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन होती है, लेकिन जिस कंट्री ने अपना एक्सचेंज रेट डीवैल्यू कर दिया तो रात को 3% चेंज हो जाएगा। डी डेकोर का 70% फैब्रिक एक्सपोर्ट में बिकता है। सो इसीलिए मैं एक्सपोर्ट के लिए अपना थोड़ा थिंकिंग बता रहा हूँ। और डी डेकोर को इंडिया में हमेशा जाना जाता है लोकल ब्रांड के कारण से, बट 2/3 ऑफ आवर बिजनेस इज एक्सपोर्ट। एंड एक बहुत छोटा सेक्टर है कर्टन और अपहोल्स्ट्री का, बहुत कम बार लोग कपड़ा चेंज करते हैं, 7-8 साल तक कोई कंज्यूमर चेंज ही नहीं करता है अपना कपड़ा। तो इस इंडस्ट्री में स्केल लेना, उसके लिए अलग अलग कंट्री की डिमांड जोड़ के फैक्ट्री में बैच बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर हो सकता है अगर जो आदमी अच्छा कपड़ा बनाए तो इस सेक्टर में एक बहुत ही सीधा रास्ता है। जो कपड़ा आप बनाते हैं वो हर आदमी खरीद सकता है हर कंट्री में प्राइस के हिसाब से। अगर जो हर कंट्री के अंदर लोगों के घर हैं, एंड अलग अलग
स्टाइल या बहुत अलग अलग क्वालिटीज़ या बहुत अलग अलग टेस्ट का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके कारण से हम एक मैन्युफैक्चरिंग का बैच बना सके और एक लेवल का डिमांड बना सके। अगेन प्रियेश भाई मुझे पूछें उससे पहले मैं बता दूं कि अगले 10 साल में हमारा प्लान यही है कि दुनिया के हर सेक्टर में हम अपना कपड़ा अपने नाम से बेचें। अभी तक डी डेकोर का नाम सिर्फ इंडिया में है। हम चाहेंगे कि जो ब्रांड्स को हम कपड़ा दे रहे हैं उनमें से कुछ ब्रांड्स या तो हम खरीदें या अपना ब्रांड वहाँ पे भी शुरू करें। सो विदाउट साउंडिंग प्राउड मैं ये चाहता हूँ कि टेक्सटाइल के अंदर आज जिस कॉलेज से मैं पास हुआ था VGTI, वहाँ से अगर जो कोई लड़का ग्रेजुएट हो रहा है, आई वांट कि वो टेक्सटाइल ज्वाइन करे। आई वांट कि टेक्सटाइल का सेक्टर बढ़े एंड आई वांट कि इंडिया टेक्सटाइल को डोमिनेट करे। वियतनाम, बांग्लादेश, स्टिचिंग चार्जेस कौन सस्ता है, ये सब बंडलबाजी बंद कर दे दिमाग में से एंड अच्छा कपड़ा बनाएं और सारी दुनिया में जाके वो दिखाएं और रीजनेबल मार्जिन से बेचे। कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। आई थिंक यही मेरा अनुभव है और यही आज भी सच है। आज भले कोई लोग चाइना से भाग रहे हैं, कोई महंगा हो रहा है, कोई सस्ता हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। आई थिंक कंज्यूमर का टेस्ट स्टडी करना और अच्छी चीज़ बनाना और उसको सही क्वांटिटी में दुनिया के सही कोने में पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी और जो भी वो करेगा उसको सक्सेस पक्का मिलेगा। आज टेक्सटाइल एक सेक्टर है जिसमें मेरे हिसाब से इंडिया के पास अगर जो मैं गिनाऊँ तो 25 एडवांटेज है और हमारे पास थर्ड शिफ्ट में काम करने वाला वर्कर अवेलेबल है। वो भी इस 25 के अंदर एक पॉइंट आता है। जब मैं इटली जाता हूँ किसी की फैक्ट्री में तो वो बोलता है मेरे यहाँ पे तो कोई रात को वार्पिंग चलाने के लिए रेडी नहीं है। अगर हम चाइना की बात करें तो आज उनके ऊपर दुनिया भर के टैरिफ, कोटा टाइप के प्रॉब्लम है। इंडिया इज़ ब्लेस्ड जहाँ पर हम हैं, हमें टेक्सटाइल में तो कोई ज़ीरो प्रॉब्लम है। आई थिंक गवर्नमेंट की इतनी इंकरेजमेंट है। अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो मैं पूछ रहा था कि गुजरात गवर्नमेंट की टेक्सटाइल पॉलिसी नवी मुझे बताया अभी आने वाली है। मैंने कहा महाराष्ट्र में अगर जो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करो तो 40% कैपिटल सब्सिडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रही है। तो गुजरात गवर्नमेंट ऑब्वियसली कुछ कॉम्पिटिटिव पॉलिसी निकालेगी एंड वुमेन एम्प्लॉयमेंट 51% है तो 5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब मशीनरी के पैसे भी 45% डिस्काउंट कर दी गवर्नमेंट ने। सो इट इज़ गवर्नमेंट से और मांगना इज़ अ क्राइम। आई थिंक इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द कंट्री एंड आई थिंक वर्कर जो है हमारे पास $150 का वर्कर है, $250 का वर्कर है। वर्कर्स को इंक्रीमेंट नहीं देना वो दूसरा क्राइम है। एनवायरनमेंट खराब करना वो तीसरा क्राइम है। टैक्स नहीं भरना वो चौथा क्राइम है। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री सारे क्राइमों से दूर रह करके अच्छा काम कर सकती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये सब बातें कह रहा हूँ बिकॉज डी डेकोर सक्सेस है। नो, मैं ये बातें कह रहा हूँ बिकॉज इंडिया में ये हर गुण है एंड इंडियन एंटरप्रेन्योर को ये बात हमेशा जोर से कहनी चाहिए, ठोक बजा के। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आई वुड लाइक टू स्टे पॉजिटिव ऑन द इंडस्ट्री एंड चैलेंजेस आर देयर, अप्स एंड डाउन्स आर देयर, ठीक है। लेकिन अगर ये अच्छा वक्त आता है तो वो चैलेंजेस भूला जाता है। आज किसी को कोविड याद नहीं है एंड किसी को कोविड की तकलीफ याद नहीं है। 2 साल के बाद द डिमांड वॉज सो मच कि पीपल कुड नॉट मैनेज। सो आई वुड से दैट द फ्यूचर इज गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स। इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल ईजी। इतना आसान नहीं रहेगा। कंपटीशन है, सप्लाई है, ऐसा कोई अकाल नहीं पड़ा है टेक्सटाइल में। बट ग्रेजुअल ग्रोथ, स्टेडी वर्क एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अ गुड टीम एंड गुड एथिक्स। मेरे पास इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा एडवाइस देने के लिए नहीं है। थैंक यू। Thank you, Ajay ji. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.